इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयन्स, अगर मैं आपको बोलूं मुझे इन एलिमेंट्स के आयोनिक कन्फिग्रेशंस दे दोगे, तो हमने अभी क्या सीखा, 4s खाली छोटा होता है, लेकिन जब बढ़ता है तो ज्यादा बड़ा हो जाता है, राइट। तो अब क्योंकि 4s हायर एनर्जी हो गया है, तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकालना ज्यादा आसान होगा। तो जब हम आयोनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे होंगे ट्रांजिशन मेटल्स की, तो इंस्टेड ऑफ प्लकिंग आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डी ऑर्बिटल, पहले हम एस ऑर्बिटल में से पहले निकालेंगे। Why? Because the 4s is now higher in energy. अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा, वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर हो चुका है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास अभी वनेडियम लिखा हुआ है ऊपर, दैट इज गोइंग टू बी AR, मैं ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ 4s2 3d3, दिस इज वनेडियम, ठीक है। अब 2+ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, तो पहले आप 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में से निकालोगे, बिकॉज दैट इज हायर एनर्जी, 4s में से निकाल दोगे खत्म हो जाएगा, और फिर अच्छा 2 ही निकाल लेते बस, ठीक है। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में से निकाल दिए, वो खत्म हो गया, बच क्या गया, वेनेडियम का AR3D3 बच गया। सो दिस इज व्हेन आई आस्क यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी आयन की बता दो, तो वो ऐसे निकाली जाती है, ठीक है। सो when you're going to be asked for the electronic configuration of ions in the transition metals, ये सब ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, ठीक है। जब आपके पास 4s और 3d का कंपैरिजन है, तो आप पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, 3d में से बाद में। और अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, सो बेसिकली इसका रीजन ये है, ये लिखा हुआ, बिकॉज filled 4s is higher in energy than 3d, ठीक है। तो जब 4s भर जाता है तो वो हायर एनर्जी चल जाता है देन द 3d ऑर्बिटल। कैन यू गिव मी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम, फेरम एंड कॉपर, ये ऊपर लिखी नहीं, क्रोमियम फेरम कॉपर की नॉर्मल कन्फिगरेशंस लिखी नहीं है। अब इस चीज को फॉलो करते हुए 4s ऑर्बिटल में से पहले निकालते हुए, कैन यू गिव मी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ ऑल दीज 3 आयंस, क्रोमियम फेरम एंड कॉपर। अच्छा, क्रोमियम की क्या हो जाएगी, क्रोमियम की यू ऑल कैन सी ऊपर क्या थी, ऊपर थी AR4s1 3d5, राइट। सो AR, देन 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं, तो आप एक इलेक्ट्रॉन 4s में से निकाल दोगे, वो खत्म हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आप 3d5 में से निकाल दोगे, तो वो 3d4 हो जाएगा, राइट। देन फेरम 3+, फेरम की ये है ओरिजिनली। वंस अगेन पहले 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले s में से निकालोगे, 2 s में से निकल गए, s खत्म हो गया, 3d6 में से एक निकालोगे, तो ये क्या बच जाएगा, दिस शैल बी 3d5, सही है। एंड देन कॉपर, कॉपर के लिए वंस अगेन AR, एंड देन वंस अगेन प्लस है, तो अब हमें s में से निकालेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन आप उसमें से निकाल दें, 4s1 में से, वो खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, AR3D10, ठीक है। इज दिस क्लियर, कोई प्रॉब्लम, किसी को भी ये चीज समझ में अगर नहीं आई, एनी प्रॉब्लम्स इन एनी वन ऑफ दीज, क्लियर है, चलो गुड हो गया, सही है। अच्छा, Cu2+ ट्रांजिशन होगा, यस Cu, अच्छा ओवर हियर CI में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक के होते हैं, यस Cu2+। अच्छा, डोंट जस्ट रूल आउट समथिंग आउट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स जस्ट बेस्ड ऑन एक आयन, ठीक है जी। कॉपर का हम सबको पता है, कॉपर प्लस इज AR3D10, बट कॉपर 2+ अगर देखोगे तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाएगा AR4s1 में से निकाल दिया, बाकी आपने 3D9 कर दिया। तो कॉपर ट्रांजिशन मेटल क्यों कहलाता है, बिकॉज इट फॉर्म्स अ 2+ आयन दैट इज AR3D9, तो कॉपर इज वैलिडेटेड टू बी कॉल्ड ए ट्रांजिशन मेटल। फेरम, फेरम को ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हैं हम क्या, इफ यू लुक एट फेरम, इट इज Fe3+ AR3D5, क्या मैं इसको ट्रांजिशन मेटल बोल सकता हूं, यस, बिकॉज इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स है ना, विद इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, 10 ना हो और 0 ना हो, ठीक है, हो लेकिन 10 ना हो और 0 ना हो, तो इट इज बेसिकली 3d5। फेरम का दूसरा आयन क्या होता है, विच इज वी कॉमनली यूज या वी कॉमनली नो, व्हाट इज द अदर स्टेबल आयन फॉर फेरम, Fe2+, और Fe2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देना चाहें, तो 4s2 में से बस दोनों इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3d6। सो फेरम ट्रांजिशन मेटल कहलाता है अपने दोनों आयंस की वजह से।
कॉपर ट्रांजिशन मेटल कहलाया जाता है सिर्फ अपने कॉपर 2+ आयन की वजह से, ठीक है। कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल, लेकिन ये कैसे हमें पता चल रहा है ट्रांजिशन मेटल है? बिकॉज ऑफ दिस Ar3d9, ठीक है। चलिए, ये भी हमने बात समझ ली, ये भी हमें बात क्लियर हो गई। अब कुछ दो एग्जाम्पल्स हमें देखनी है, ठीक है। मेनली जो हमारा फोकस होगा ना मेरे बच्चों, हमारा फोकस ये होगा कि 3d3p में से एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा क्रोमियम। नहीं, क्रोमियम ने पहले 4s1 में से निकाला एंड देन फिर 3d में से निकालेगा, तो बस 3d4 हो गया। 3p तक क्यों जाएगा वो? 4s के नीचे 3d है, 3d के नीचे 3p है, ठीक है। सो पहले वो 4s में से निकालेगा, फिर 3d में से, फिर जाना पड़ा तो 3d में जाएगा, ठीक है। ओ 3p में जाएगा, 3p में वैसे भी जाएगा तो नहीं ट्रांजिशन दिखाया। Cu2 plus thing, Cu2 plus thing is the electronic configuration clear? Cu2 plus की मरियम हो गया क्लियर? अच्छा, बेसिकली देखो, इट इज, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ट्रांजिशन मेटल इज is a transition metal when it is a d block element with incomplete d orbitals when it's forming an ion, ठीक है। कॉपर प्लस को अगर देखोगे तो कॉपर प्लस इज Ar3d10, ये कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है। दिस इज अ कंप्लीटली फिल्ड d शेल, सब शेल, ठीक है। सो अगर सिर्फ कॉपर प्लस को देखोगे तो ये वाला आयन इज नॉट द वन विच इज व्हाई यू आर कॉलिंग कॉपर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। कॉपर इस आयन की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाया जाता, इंस्टेड कॉपर इस आयन की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाया जाता है, क्योंकि इसमें इसके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो कॉल्ड ए ट्रांजिशन मेटल बिकॉज ऑफ Cu2+ एंड नॉट Cu+, ठीक है, बिकॉज ये तो हमारी कंडीशन को अनफुलफिल कर रहा है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या सवाल आया है? जब एनर्जी ज्यादा होगी सो इट्स इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। यस, ऑब्वियसली जब एनर्जी ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है। जब कोई चीज न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगी तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन खींच के पकड़ के बाहर निकालने में ज्यादा आसानी होगी आपको, ऐसा ही होगा ना? अच्छा, अब हमारा जो मेन फोकस होगा, हमारा मेन फोकस हुआ करेगा इन दी दिस पहली वाली लाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक है जी। हम ज्यादातर नीचे और दूसरी तीसरी चीजें नहीं देखेंगे, हमारा मेन जो फोकस होगा ना इस पहले यानी पीरियड 4 पे होगा। जो भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे हैं इन द पीरियड 4, हम ज्यादातर इन्हीं पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें से आपको दो एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। इसमें से स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है और जिंक भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, although they are coming in the D block, लेकिन स्कैंडियम और जिंक are not transition elements। देख लेते हैं ऐसा क्यों नहीं है। So elements scandium and zinc are not transition metals। Sc forms Sc3+, which has, let's see Sc3+ की configuration क्या हो, ठीक है। स्कैंडियम की पहले लिख लेते हैं, argon 4s2 3d1, right? So let's write this। So this is going to be argon 4s2 देन 3d1। अब अगर 3+ फॉर्म करेंगे तो क्या होगा? 4s2 में से 2 निकाल दो, खत्म। 3d1 में से 1 निकाल दो, खत्म। 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, तीनों की तीनों निकाल दिए, ये रह गया सिर्फ और सिर्फ Ar। दिस इज नाउ 4s0 और एंड 3d0। चाहे इस तरह से लिखना चाहो या लिखना चाहो, लिखना ही चाहो कि आर्गोन है बस। तो स्कैंडियम के साथ क्या मसला है? स्कैंडियम इज ओनली फॉर्मिंग वन स्टेबल आयन, दैट इज स्कैंडियम 3+, और उसमें इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, उसमें तो डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली ही खाली हो गए हैं, वो 3d0 हो चुका है। सो देयरफॉर स्कैंडियम इज नॉट कॉल्ड ए ट्रांजिशन एलिमेंट। सो स्कैंडियम फॉर्म्स Sc3+ व्हिच हैज कंप्लीटली अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। और अगर हम जिंक को देखते हैं तो जिंक जो है, आस्क्ड अ क्वेश्चन, दानी ने बताया था क्वेश्चन, मैंने आंसर दिया था इसका। एनर्जी जब ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस से दूर होगा, तो उसको फिर खींच के बाहर पकड़ के बाहर निकालने में आसानी होगी ना। जब न्यूक्लियस से दूर है, अट्रैक्शन कम है, सो देयरफॉर हाई एनर्जी से निकालना इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसान होगा, ठीक है। सही है, अच्छा जी। देन जिंक, जिंक को अगर हम देखेंगे सो इट्स Ar, एंड इफ यू लुक एट दिस, दिस इज 4s2 3d10, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी 4s2 3d10। अब जब Z10 अपना आयन फॉर्म करता है, उसका एक ही स्टेबल आयन है, दैट इज Zn2+, और वो क्या होता है? दैट इज गोइंग टू बी Ar
4s2 में से आप दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3d10 हो जाएगा. सो जिंक is also not a transition element because zinc forms only one stable ion, that is Zn2 plus, which has completely filled d orbitals. ठीक है. सो इस पहली रो में हमें दो एग्जांपल्स याद रखनी है, पहला वाला और आखिरी वाला. ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है. रह गए 8 जिन पे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी कहानियां देखेंगे. बट स्कैंडियम एंड जिंक आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. आपको पूछा जा सकता है एंड यू माइट बी आस्क्ड कि भाई प्रूव करो क्यों नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो यू शुड नो आयंस फॉर्म करने हैं. स्कैंडियम का 3+ वाला आयन है जो स्टेबल है, और जिंक का Zn2+ वाला आयन है विच इज स्टेबल. इज दिस क्लियर टू यू नाउ? कोई प्रॉब्लम इसमें? Any issues? Clear है to everyone? These earphones keep falling out of my ears. I don't know why I keep putting them back in. Okay. I am going over the last concept for today. वो last concept बस यही है, हमें एक property जो है वो recall करनी है. वो क्या recall करनी है हमने कि we know that transition elements have variable oxidation states. What do we mean by variable oxidation states? इसका क्या मतलब है जब एक transition element के पास variable oxidation states है? What do we mean by that? They form more than one ion. It can lose a different number of electrons depending on a reaction. जैसे Cu plus and Cu2 plus बिल्कुल सही है. Have multiple ions, so you can have multiple oxidation states. One or more stable ions can form many stable ions. Yes, you all are correct in your own way. तो जैसे हमने देखा फेरम, फेरम 3+ भी है, फेरम 2+ भी है, कॉपर प्लस भी है, कॉपर 2+ भी है. तो इसको कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. कॉपर कभी प्लस में भी एग्जिस्ट करेगा, कभी 2+ में एग्जिस्ट करेगा, मर्जी है उसकी, वेरिएबल है. जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे काम करके दिखाएगा आपको. इसी तरह फेरम भी, फेरम 3+, फेरम 2+ दोनों में एग्जिस्ट करता है. जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे एग्जिस्ट करके आपको दिखाएगा. इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, यानी ये मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. या ये बोल लो कि दे कैन हैव मोर देन वन स्टेबल आयंस, एज यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है. और ये क्यों होता है? वंस अगेन लुक एट इट ओवर हियर. 4s और 3d में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है. द डिफरेंस इन एनर्जीज बिटवीन द 4s एंड 3d है तो सही है, ऐसा नहीं है खत्म है, बिल्कुल है, लेकिन इतना नेग्लिजिबल है कि कॉपर एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और एक 2+ का आयोनिक बॉन्ड बना दे अगर, तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा, और उसको जो एनर्जी लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए तो निहायत ही कम होगी ना फिर उस एतबार से. सो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल फेरम 2+ है. ठीक है. फेरम 2+ है. अब वो एक और अच्छा स्ट्रॉन्गर आयोनिक बॉन्ड बना सकता है, और हमें पता है आयोनिक बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और आयोनिक बॉन्ड रिलीजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. ठीक है. तो जब फेरम 2+ के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके फेरम 3+ बन जाए, तो क्योंकि 4s और 3d में इतना डिफरेंस नहीं है, द डिफरेंस बिटवीन द 4s एंड 3d इज नॉट दैट ह्यूज, तो ये आराम से क्या कर लेता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है और एक स्ट्रॉन्गर आयोनिक बॉन्ड बना लेता है. सिमिलरली विद Cu+ एंड Cu2+, इसके अंदर भी यही कहानी है कि भाई वो 4s और 3d के बीच में इतना डिफरेंस नहीं है, सो दे कैन जस्ट लूज दैट इलेक्ट्रॉन बड़ी आराम से, एंड देन दे कैन फॉर्म देयर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव जो उनको स्ट्रॉन्गर आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि बिकॉज प्लस का आयोनिक बॉन्ड वीकर होगा देन 2+ का आयोनिक बॉन्ड, 2+ का आयोनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. इसी तरह 2+ का आयोनिक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग 3+ का आयोनिक बॉन्ड. ठीक है. So therefore transition metals have oxidation states. So due to small difference in energy between the 4s and 3d orbitals, transition metals have variable oxidation states. मेरा बच्चा बस ये देखो कि जब तुम ये कर रहे हो, हम बेसिकली जब आयन नेक्स्ट वाला आयन फॉर्म करेंगे, मजीद प्लस का चार्ज देंगे तो क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना होगा ना हमें. वी हैव टू टेक आउट वन मोर इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ हमारा जो भी होगा सिस्टम. ठीक है. तो बेसिकली मेरा बच्चा बस बात ये है कि देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द 4s एंड द 3d सबशेल. तो अगर आपने 4s में से निकाल दिए, ठीक है, तो 3d में से भी निकालने में आपको इतनी एनर्जी नहीं लगेगी. सो इट इज बेटर टू लूज दैट 3d वाला इलेक्ट्रॉन, फॉर्म ए मोर पॉजिटिव आयन एंड देन फॉर्म ए स्ट्रॉन्गर आयोनिक बॉन्ड. ठीक है.
हो सकता है फेरम 3+ और फेरम 2+ और Cu+ में ये बात सही तरीके से वाजे नहीं हो रही हो, इसको और अच्छी तरीके से इस तरीके से समझ लो कि 3D6 और 3D5 aren't they within the same subshell? 3D6 3D5 है ना। इसी तरह copper 2+B क्या और copper 2+B 3D10 और 3D9, यही डिफरेंस है ना। इसमें 4s की कहानी नहीं है। अब इसके 3D10 से 3D9 जाने में क्या बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी? नहीं, मिनिमल सी एनर्जी लगेगी ना, क्योंकि ये है ही एक एनर्जी लेवल। दिस होल एनर्जी लेवल इज वन लेवल, ये सारी एक एनर्जी लेवल है। तो अगर आपको मजीद 3D10 को खत्म करके 3D9 करना है तो आपको कोई ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, उसके चक्कर में आप एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर आयोनिक बॉन्ड बना लोगे इन दैट केस। ठीक है, so they have variable oxidation states because their successive ionization energies are very small. 4s से 3D में आने में एंड देन 3D से एक 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 करके निकालने में एनर्जी इतनी नहीं लगती। ठीक है, सो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी से हमारा क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल जब हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर इन आर एएस, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम हम देखते थे, हमारे पास क्वेश्चन आया करता था ये दी हुई, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ। आप देखा करते ओ अच्छा यहाँ पे बहुत बड़ा गैप आ रहा है, देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज, है ना। तो ह्यूज इंक्रीज आया, इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस? इसके अंदर लाजिमन 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस। सो एंड देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी इन ग्रुप 2, राइट। ये सबको याद है ऐसे क्वेश्चंस व्हेन यू हैड बीन गिवन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, और आप देखा करते थे कौन सा ह्यूजेस्ट गैप आ रहा है, एंड देन यू यूज्ड टू वर्क आउट कि भाई इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2+ का आयन क्यों फॉर्म करता है? बिकॉज ये 2 लूज कर सकता है बड़े आराम से, इसमें इतनी एनर्जी लूज नहीं होगी, इसमें इतनी एनर्जी नहीं चाहिए इसको। हाँ लेकिन अब यहां से यहां जाएगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, ये मिल लेने वाली इसको किसी चीज से। लेकिन अगर आप फेरम को देखते हो तो फेरम 762 1560, द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज 2960, बड़ी कंपैरेबल है। यहां पे वो ह्यूज इंक्रीज आपको नहीं नजर आ रहा, नो ह्यूज इंक्रीज, या लिख लेते हैं स्लाइट डिफरेंस। जो ट्रेंड चलता आ रहा था तकरीबन 1000 का फर्क है, उतना ही आपके पास वो आ रहा है। तो फेरम को कोई मसला नहीं है, वो 2+ छोड़ के 3+ में चल रहा है, थोड़ी सी मिनिमल सी एनर्जी उसको जो है वो लगानी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि अब वो 3+ का आयोनिक बॉन्ड बना देगा तो वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, कॉम्पनसेट हो जाएगा सारा काम, राइट। सो एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल और केमिस्ट्री का सारा खाता यही है ना, यही करते हैं सब कि भाई किसी ना किसी तरह ज्यादा स्टेबल हो जाए, किसी ना किसी तरह एनर्जी रिलीज हो जाए। मैग्नीशियम क्यों 2 पे आके रुक गया? बिकॉज तीसरे वक्त तक जाएगा तो इसकी तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको इतनी एनर्जी दे दे। फेरम इतना डिफरेंस नहीं है, वो 2 से 3 भी चला जाएगा बिकॉज आसान है उसके लिए, इतनी एनर्जी नहीं लगेगी, एंड थोड़े से काम में देके वो ज्यादा एनर्जी का स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना लेगा। सो व्हाई वुड इट डू दैट? सो बेसिकली that is why these transition elements have variable oxidation states. First of all 4s and 3d के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड देन सक्सेसिव 3d में से भी जब आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो तो उनमें भी कोई खासा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाली प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स? किसी को अगर ये बात समझ नहीं है तो मुझसे दोबारा से पूछ ले। सही है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये समझ में आया? ओके जी, देन हमारे पास एक फैक्ट हमें याद करना है, और वो फैक्ट क्या है? दैट द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द फर्स्ट रो ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, या फिर द पीरियड 4 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी हमारा मेन फोकस होगा इन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये सब के सब 2+ की तो फॉर्म करते ही करते हैं, हाँ मजीद भी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं पक्का पक्का इस बारे में आपको गारंटी दे रहा हूँ। टाइटेनियम 2+ में एग्जिस्ट करता है, वनेडियम भी 2+ में एग्जिस्ट करता है, क्रोमियम भी 2+ में एग्जिस्ट कर सकता है, मैग्नीज भी 2+ में, फेरम भी 2+ में, कोबाल्ट भी 2+ में, निकल भी 2+ में, कॉपर भी 2+ में, ये सब के सब 2+ में एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, कॉपर अब प्लस में भी एग्जिस्ट करता है, निकल प्लस में भी एग्जिस्ट करता है, कोबाल्ट 2+ में एग्जिस्ट करता है, फेरम 3+ का भी होता है, मैग्नीज 2+ ही होता है, क्रोमियम 3+ तक भी जा सकता है, वेनेडियम भी 3+ तक जा सकता है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि ये सब के सब 2+ की तो फॉर्म करते ही करते हैं स्टेबल वाली चीज। ठीक है, दे विल ऑलवेज बी फॉर्मिंग अ स्टेबल 2+ वाली
ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज स्टेबल फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, यहां पे कंक्लूड करते हैं अपना लेक्चर।